हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए जीएस की नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिस सेट सीरीज भी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। चलिए, आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती है, लेकिन जो लोग मेहनत करते लगातार प्रयास करते रहते हैं वो एक दिन जरूर सफल होते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अपने कार्य में निरंतर लगे रहिए और किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके प्रयास से पड़ोसी को जलन ज्यादा होती है। इसलिए आप प्रयास करते रहिए और किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं जानता हूं कि गांव में देहात में लोग क्या कहते हैं, कवनो पढ़े वाला ला। ठीक है, तो उसकी बात पर ध्यान मत दिया करो, अपना प्रयास जारी रखिए और सफल होइए। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। ठीक है, तो देखिए कर्जन, लॉर्ड मिंटो, डफरिन और लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस के पतन के लिए लड़ गई, मेरी सबसे बड़ी वो शांतिपूर्ण समाप्ति। तो ये बात कर्जन ने कही। किसने कही? कर्जन ने। कर्जन का टाइम पीरियड रहा है 1898 से 1905 तक। ठीक है, 1898 से लगभग 1905 तक कर्जन का टाइम पीरियड रहा है। कर्जन ने कहा था कि मैं कांग्रेस का समाप्ति मतलब कांग्रेस का अंत करना चाहता हूं। दूसरी बात, कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, बंगाल विभाजन। ठीक है, दूसरी बात, कर्जन जो है सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे, भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय कर्जन थे। ठीक है, डफरिन, डफरिन के समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। किसने की थी? डफरिन ने की थी कांग्रेस की स्थापना। किसने की थी? डफरिन ने की थी 1885 में। दूसरी बात, डफरिन ने यह भी कहा था कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है। ठीक है, डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है। नेतृत्व करती है और अल्पसंख्यकों के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है और अल्पसंख्यकों के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। हॉर्डिंग, हॉर्डिंग के समय 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की जब राजधानी बनी तब वायसराय कौन थे? हॉर्डिंग सेकंड थे। ठीक, कौन थे? हॉर्डिंग सेकंड थे। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी हॉर्डिंग सेकंड के समय। ठीक है, हॉर्डिंग सेकंड के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड मिंटो के समय 1909 में मॉडल मिंटो सुधार आते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़ करा रही थी। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। तो ये बात कर्जन की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? लॉर्ड कर्जन है। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। कर्जन सबसे लोकप्रिय वायसराय कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये किसने सुझाव दिया जब भारत स्वतंत्र हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो देखिए ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए भारत की स्वतंत्रता के बाद। ठीक है,
क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था और हमें वो उद्देश्य प्राप्त हो गया, इसलिए कांग्रेस को अब क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, राजगोपालाचारी। देखिए राजगोपालाचारी जो थे, राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, या मैं कहूं स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी। ठीक, कौन थे, राजगोपालाचारी थे। ये दोनों काम कौन थे, राजगोपालाचारी। ठीक है। सरदार पटेल, इनको लोह पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं, लोह पुरुष। ठीक है। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, क्योंकि इनकी भारत के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका की, भारत के एकीकरण में किसकी भूमिका रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत का एकीकरण किया इन्होंने, भारत का एकीकरण किया। ठीक है, भारत का एकीकरण किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं, लोक नायक किसको कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को। देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे 1942 में हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर उन्होंने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नेता था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल को तोड़कर भागा था या जेल से भाग आए थे, तो जयप्रकाश नारायण थे और इन्होंने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित ने किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। इसका विचार था, महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में फांसी की को चढ़ा दिया था, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त को। तो आइए बात करते हैं। देखिए अक्टूबर 1924 में HRA की स्थापना होती, किसकी स्थापना होती, HRA की स्थापना होती। ठीक है, और HRA ही द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन में क्या होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों द्वारा सरकारी खजाने को लूटा गया, सरकारी खजाने को लूटा गया, खजाने को लूटा गया। ठीक है, किसको लूटा गया, सरकारी खजाने को लूटा गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन में किसको लूटा गया था, सरकारी खजाने को लूटा गया था। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेजों ने 4 लोगों को फांसी दी, 4 प्रमुख लोगों को फांसी दी थी। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 प्रमुख लोगों को फांसी दी, फांसी दी। तो देखिए वो 4 लोग कौन थे, वो 4 लोग थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, बिस्मिल। दूसरा अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, किसको दी गई, अशफाक उल्ला खां को। ठीक है, तीसरा नाम है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, रोशन सिंह। ठीक है, और है आपके राजेंद्र लहड़ी, राजेंद्र लहड़ी। किसको दी गई, राजेंद्र लहड़ी को दी गई। किसको फांसी दी गई, राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई थी। ठीक है,
अब पेपर में कई बार ये भी पूछा गया है कि फांसी किसको किस स्थान पर दी गई थी, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर। कहां दी गई? गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई? गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, फैजाबाद में, ठीक है। और रोशन सिंह को प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। और राजेंद्र लोहड़ी को प्रतापगढ़। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल को, ऑप्शन के हिसाब से किसको चढ़ा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा था काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे लेकिन वो बच गए, तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे लेकिन वो बच गए थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कथन राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो देखिए दो है, एक है आपकी HRA और एक है आपकी HSRA। तो देखिए HRA का मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था हिंदुस्तान बोल रहे हैं की स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1924 को होती है। कौन करते हैं? सचिंद्र सन्याल व योगेश चटर्जी, ठीक है। ये HRA की स्थापना करते हैं। देखिए HRA द्वारा जो कार्रवाई की गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके बाद HRA को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, तो उसके बाद HSRA का गठन होता है। और HSRA का गठन कब होता है? 10 सितंबर 1928 को दिल्ली, और दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में, फिरोजशाह कोटला में। कहाँ होता है? फिरोजशाह कोटला में होता है, दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की चंद्रशेखर आजाद ने। किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की, आजाद, ठीक है। और HSRA द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? HSRA द्वारा सांडस हत्याकांड, ठीक है। दूसरा साइमन कमीशन का विरोध, किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भगत सिंह, इन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की, ठीक है। और भगत सिंह, जिनको शहीद आजम कहते हैं, जो 23 मार्च 1931 को जिनको सांडस हत्याकांड के लिए फांसी दे दी गई थी, ठीक है। भगत सिंह शहीद आजम, 3 लोगों को फांसी दी गई थी भगत सिंह के साथ में, शहीद आजम, ठीक है। किन 3 लोगों को फांसी दी गई थी भगत सिंह ने? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन 3 लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के साथ में फांसी दी गई, और इनको फांसी क्यों दी गई? स्वर्ण सत्याकांड के लिए दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने, ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है।
इनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। रास बिहारी बोस, इन्होंने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग इसने बनाई? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ठीक है, रास बिहारी बोस ने 1912 में होर्डिंग सेकंड की हत्याकांड की योजना भी बनाई थी, लेकिन वो योजना असफल रही थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने की। कब गठित की गई? 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में गठित की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद सबसे पहले 7 अगस्त 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका में बंगाल विभाजन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। और इनकी पत्रिका कौन सी थी? संजीवनी। संजीवनी पत्रिका के ये संपादक थे, पत्रिका के संपादक। ठीक है, कौन सी पत्रिका के संपादक थे? संजीवनी पत्रिका। और इन्होंने संजीवनी पत्रिका में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किसका हुआ? बंगाल का। और इसके लिए इन्होंने इसको क्या बनाया? राखी दिवस के रूप में बनाया, राखी दिवस के रूप में। और इन्होंने जो इनके द्वारा रचित गाना आमार सोनार वांगला, सोनार वांगला, वांगला गीत रचित किए, गीत की रचना की। ठीक है, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रमुख गीत बना, और ये बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अभी वर्तमान में ये क्या बांग्लादेश का राष्ट्रगान है? ये स्वदेशी व बहिष्कार, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रमुख गीत बना। ठीक है, गीत बना। वर्तमान में यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। आमार सोनार वांगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये राष्ट्रगान क्या बांग्लादेश का क्या है? ये राष्ट्रगान। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1907 के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया सूरत अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, दादा भाई नेहरू जी जो नियुक्तम बने 1906 में, कांग्रेस के अध्यक्ष बने कलकत्ता में। ठीक है, और उससे पहले भी 1886 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। याद रखना इंपोर्टेंट है, कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन। कहां पर हुआ अधिवेशन? बनारस में। अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आर वी घोष।
यानी रास बिहारी घोष। कौन बने थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष बने थे। दूसरी बात यह है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल नरम दल में विभाजन हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में विभाजन हो गया, ठीक है, विभाजन हो गया। गरम दल व नरम दल में विभाजन हो गया कांग्रेस का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि पर वो धन जब निकाला जाए तो उस पर किसका नियंत्रण, या मैं कहूं किसकी अनुमति से धन निकाला जाता है भारत की संचित निधि? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री। तो देखिए आइए बात करते हैं संचित निधि। भारत की जो संचित निधि है वो आर्टिकल 266 में, संचित निधि कौन से में? आर्टिकल 266 में संचित निधि है। देखिए संचित निधि से जो धन है, धन विनियोग विधेयक के तहत निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? विनियोग विधेयक के तहत। विनियोग विधेयक के तहत धन निकाला जाता है। ठीक है, कौन से विधेयक के तहत धन निकाला जाता है? विनियोग विधेयक के तहत भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। विनियोग विधेयक कौन से आर्टिकल में? इसके लिए आर्टिकल है 114। ठीक है, आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक है। और विनियोग विधेयक कहाँ रखा जाता है? संसद में। संसद विनियोग विधेयक को पारित करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है। और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। देखिए अस्पृश्यता का मतलब है कि सामूहिक या सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति को आने जाने से नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात, जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रति आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, छुआछूत पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। और ये सारी बातें आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, का अंत। और इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, जात सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे आप, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर आने जाने से नहीं रोकेंगे। दूसरी बात, छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, समानता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, इसी में किसकी स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता। और आपसे पूछा गया कि चुप रहने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में? तो चुप रहने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। चुप रहने की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 19 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया अस्पृश्यता उन्मूलन, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने किस तरह हर नागरिक का मौलिक अधिकार का प्रावधान है। यानी हम अपने भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, यह अधिकार हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वजों पर ध्वज फहराने का अधिकार, तो राष्ट्रीय ध्वजों पर ध्वज फहराने का अधिकार हमें 19(1) के ए में दिया गया। किस में दिया गया? 19(1) के ए के तहत 19(1) के ए में समाहित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह अपने मकान पर या अपने प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, उसका अपमान नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, आर्टिकल 14 मैंने अभी आपको बताया था विधि के समझ समानता है। अनुच्छेद 21 भी मैंने आपको बताया प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किस अनुच्छेद को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो आर्टिकल 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करना या किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करने का अधिकार है। ठीक है, और ये कहता है कि भारत के नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करना या किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। दूसरी बात, ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करना, ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करना, ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करना है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करना है। आर्टिकल 25 कहता है ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार आर्टिकल 19 के 1 के ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा या आपको विदेश जाना है तो उस यात्रा पर संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए इसमें भी आर्टिकल 21 ही विदेश यात्रा पर क्या प्रदान करता है, आपको विदेश यात्रा पर जाने को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए आर्टिकल 21 में मैंने आपको पहले बताया था क्या आ गया, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहा गया, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और ये जो प्राण व जो दैहिक स्वतंत्रता है ये आपको विदेश यात्रा में संरक्षण प्रदान करता है, विदेश यात्रा से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के निर्णय में बताया था। वो मेनका गांधी बनाम भारत संघ में निर्णय दिया था ये। ठीक है, मैं निर्णय दिया। ठीक है, दूसरी बात, आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 21 में ही राइट टू प्राइवेसी दिया गया। दूसरी बात, आर्टिकल 21 में ही स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का अधिकार,
अधिकार। ठीक है, दूसरा स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वायु व वातावरण वर्ण प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, दूसरी बात 21 का ए, 21 का ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। करने का अधिकार। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करेगा? तो देखिए पहली बात, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 226 में। ठीक है, देखिए आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय 5-6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में कौन अधिक व्यापक है, तो 226 अधिक व्यापक है, क्योंकि 226 में 6 प्रकार की रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार पक्ष जो रिट है ये सार्वजनिक पदों को संरक्षण प्रदान करती है, सार्वजनिक पदों को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। सार्वजनिक पदों को क्या प्रदान करती है? सार्वजनिक पदों को यह संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, संरक्षण प्रदान करती है। अब बात आती है कि जो परमादेश है ये लोक नियोजन या मैं कहूं सार्वजनिक पदों, जो सार्वजनिक अधिकारी हैं वो अपना कार्य अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं तो परमादेश रिट जारी की जाती है। ठीक है, यदि लोक नियोजक अधिकारी या लोक सेवक, ठीक है, लोक नियोजक या लोक सेवक लिखिए आप, क्या? लोक सेवक यदि अपना कार्य ठीक से नहीं करते तो कौन सी रिट जारी करता है? परमादेश। एक होती उत्प्रेषण परमादेश, वो प्रतिषेध उत्प्रेषण, ये न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। कौन से क्षेत्र में? न्यायिक क्षेत्र में। ठीक है, न्यायिक क्षेत्र में जारी की जाती है। देखिए आपसे पूछा गया उच्च न्यायालय किस प्रकार? उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। परमादेश, जब लोक सेवक अधिकारी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करते हैं तब परमादेश जारी करता है। अधिकार पक्ष, यह अधिकार सार्वजनिक पदों को संरक्षण प्रदान करता है, यानी क्या है, तो कोई अधिकारी उस पद के योग्य नहीं और वो उस कार्य को कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वहां से अधिकार पक्ष रिट जारी करेगा कि आप इस कार्य को कैसे कर रहे हैं जब आप इसके लिए मतलब योग्य नहीं है। दूसरी बात, प्रतिषेध उत्प्रेषण, ये न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है। ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो देखिए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई व जातीय अल्पसंख्यकों को। तो देखिए संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है और ये बात आर्टिकल 29 और 30 में इसमें दी गई है। 29 और 30 में दी गई है
कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, और ये कौन सा आर्टिकल है? 29 और 30 आर्टिकल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो देखिए जुको तबई जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, ये जापान की है। जुको तबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला है, फतेह करने वाली पहली महिला कहाँ की है? ये जापान की। ठीक है, पहली महिला है, पहली महिला कौन है? जुको तबई। ठीक है, पहली महिला है। दूसरी बात, बछेंद्री पाल, ये पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला ठीक है, पहली भारतीय महिला है। संतोष यादव, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला है संतोष यादव। ये हरियाणा की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला पहला व्यक्ति, तो सर एडमंड हिलेरी है। सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग नार्वे हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला पुरुष, तो पुरुष कौन है? एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के हिलेरी। और कौन है? शेरपा तेंजिंग नार्वे, तेंजिंग नार्वे कौन है? शेरपा तेंजिंग नार्वे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर संतोष यादव है, आप सबको पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया कि नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए कश्मीर राज्य में ब्रह्महिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्रह्महिमालय की बात कर रहे हैं, ब्रह्महिमालय की। तो कश्मीर राज्य में ब्रह्महिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत, पाक अधिकृत कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर ब्रह्महिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। उत्तराखंड राज्य में ब्रह्महिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा, कंचनजंगा जो नेपाल हिमालय का भी भाग है। ठीक है, कंचनजंगा नेपाल हिमालय का भी भाग है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, वैसे आपको, और नेपाल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है तुम्हारी माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी ब्रह्महिमालय की चोटी है, एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो देखिए अंडमान, लक्षद्वीप, मांझली और सालसेट द्वीप। तो देखिए सालसेट द्वीप जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, क्योंकि इस सालसेट द्वीप पर क्या स्थित है? मुंबई। मुंबई किस पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, और इसीलिए सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ठीक है, मांजुली द्वीप, मांजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है। ठीक है, अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है?
ठीक है। तो भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। कर्नाटक को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए दूसरी बात पूछा जाए आपसे, भारत का सिलिकन वैली या मैं कहूँ सिलिकन सिटी किसको कहते हैं? सिलिकन सिटी, तो सिलिकन सिटी कहते हैं बंगलौर को, बेंगलोर। ठीक है। दूसरी बात, विश्व में वास्तव सिलिकन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकन वैली कहाँ स्थित है? तो देखिए सिलिकन वैली जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। और यहाँ पर जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मुख्यालय स्थित हैं सिलिकन वैली में। ठीक है। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी है, गूगल है, और ये फेसबुक है। ठीक है। इन कंपनियों के जो मुख्यालय स्थित हैं वो कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। ठीक है। अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है, मेटा जो फेसबुक और व्हाट्सअप, तो इन सब के मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिलिकन वैली में स्थित है। और भारत का सिलिकन सिटी बेंगलोर को कहते हैं और सिलिकन स्टेट किसको कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है उस नदी का नाम बताइए। तो देखिए उस नदी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केदारनाथ किस नदी के तट पर है? तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। ठीक है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। यानी अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा नदी के तट पर कौन है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। ठीक है। भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी आइए इधर, गौमुख हिमानी से निकलती। कहां से निकलती? गौमुख से निकलती है। और भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, भागीरथी। ठीक है। और यहां से आगे जो धारा बहती है उसको कहते हैं गंगा। और गंगा भारत मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। मैदानी भागों में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है? ये गंगा जो है मैदानी भागों में जो प्रवेश करती है, तो मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है गंगा? हरिद्वार से। हरिद्वार। ठीक है। दूसरी बात, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा ये कहाँ मिलती हैं? ये दोनों मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है? यानी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, यानी रिफ्ट घाटी में या विंध्य घाटी में होकर बहती है। तो आइए इधर देखिए, ये विंध्याचल, कौन सी रहेंगे? विंध्याचल रेंज, और ये सतपुड़ा, सतपुड़ा। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है। दूसरी बात, सतपुड़ा के दक्षिण में एक और नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती, ताप्ती नदी। ठीक है। ये ताप्ती नदी भी विंध्य घाटी में होकर बहती है और नर्मदा नदी भी बहती है। ठीक है। और इसके दक्षिण में अजंता पर्वतमाला है। ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? नर्मदा नदी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नर्मदा नदी। जो है नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली पश्चिमी भारत, वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी। दूसरी बात, ये डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। तो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। उसका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, सारी नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ये नदी कहाँ है? कर्नाटक। और इस पर कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात स्थित है इस पर, जोग प्रपात स्थित है, ठीक है। मांडवी नदी कहाँ है? गोवा। गोवा में दो प्रमुख नदी है, मांडवी और जुआरी नदी, ठीक है। कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। और कहाँ गिरती है ये? इसका निकास जो इसका मुहाना कहाँ पर है? इसका मुहाना जहाँ ये गिरती है, मुहाना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसी कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती? तो भारत में ऐसी दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन में नर्मदा दिया है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। दूसरी, देखिए नर्मदा नदी पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था। दूसरा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होती है? देखिए ग्रीन हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए ग्रीन हाउस में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है। बाद में जब सूरज चला जाता है तो देखिए वो तो सूर्य का प्रकाश आया वो सौर विकिरण के द्वारा आता है और वो शॉर्ट रेडियो वेव्स में आता है। लेकिन जब सूरज चला जाता है तो शाम के समय, शाम को जब सूरज, तो पृथ्वी जो है अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन करती है और ये लॉन्ग रेडियो वेव्स में होता है। और ये वापस अंतरिक्ष में अगर चला जाए तो पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहेगा। लेकिन ये जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, इसको ये वापस नहीं जाने देती हैं और जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी होता है जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और जिस हिसाब से बताया है साइंटिस्टों ने कि ग्लेशियर इस प्रकार अगर पिघलते रहे तो भारत के जो द्वीपीय या विश्व के जो द्वीप हैं वो सारे समुद्र में समा जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों के लिए जलवाष्प। कौन उत्तरदायी है? जलवाष्प। जलवाष्प क्या करता है कि सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसको आने दे, लेकिन पृथ्वी द्वारा जिस ऊष्मा को उत्सर्जन किया जाता है उसको वापस नहीं जाने देते। ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी बात, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीन हाउस के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो इसमें दिया गया मीथेन गैस उत्तरदायी है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? धान के खेतों से, धान के खेतों से। दूसरी बात, पशुओं की जुगाली से। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, पशुओं की जुगाली। जब पशु मुंह चलाते हैं चबाने वाले तो उसको जुगाली कहते हैं। गाय भैंस, तो उसकी जुगाली से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस है। कैसी गैस है? जहरीली गैस।
ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसके लिए उत्तरदायी होती है? अम्ल वर्षा के लिए। उत्तरदायी होती है। ये क्या बना देती है? H2SO4 बना देती है जल के साथ क्रिया करके, और वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मीथेन। देखिए, मीथेन है, जबकि जलवाष्प CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये चारों किसके लिए उत्तरदायी? ग्रीन हाउस के लिए है। लेकिन इसका इस ऑप्शन मीथेन दिया, इसलिए इसका आंसर क्या है? मीथेन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया कि पादप कोश का जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, प्लांट सेल में सेल्यूलोज बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती। चलिए, ठीक है, जबकि केंद्रक कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ब्राउन ने। और ये कोशिका पर नियंत्रण रखता है, खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसकी खोज अल्टमान ने की थी, इसे कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने। खोज किसने की थी? अल्टमान ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति के आधार पर भिन्न है। इसका आंसर हुआ कोशिका भित्ति। ठीक है, किसके आधार पर भिन्न है? कोशिका भित्ति के आधार पर भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? तो देखिए, लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रिनल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल। ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, जब आप उत्तेजना में होते हैं, जैसे युवा अवस्था में व्यक्ति ज्यादा उत्तेजना होता है, उसमें एड्रिनल हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है। ठीक है, जब गुस्सा जल्दी आ जाता है व्यक्ति को। ठीक है, फिर बाद में जब ये मतलब एफ्रिन और नॉरएफ्रिन दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। जब एफ्रिन और नॉरएफ्रिन स्रावित होता है तो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है, और उसका नाम है फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। ठीक है, इंसुलिन आपको पता ही है अग्नाशय है। कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ठीक है, दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन, इसे ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? ब्यूटी हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन किस में पाया जाता है? वुमेन, महिलाओं में पाया जाता है, वुमेन्स में पाया जाता है यार। देखिए भैया, तो ब्यूटी हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता। तो ठीक है, तो ब्यूटीफुल कौन होती है? महिलाएं होती है, पुरुष ब्यूटीफुल नहीं होते हैं। बेफालतू में फ्रेंड लवली लगाते हो, यानी बेफालतू में जो कंपनियां है, कॉस्मेटिक कंपनी वाली आपको बेवकूफ बनाती हैं। पुरुष कभी ब्यूटीफुल नहीं होता है। ब्यूटीफुल कौन होती है? महिलाएं होती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन यानी प्रकृति ने या नेचर ने सुंदर होने का गुण महिलाओं को दिया। पुरुष कैसे होते हैं? स्मार्ट होते हैं, ब्यूटीफुल नहीं होते। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये स्तनधारियों में पाए जाने वाला हार्मोन है। स्तनधारी दूध स्राव को उत्तेजित करता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, और इस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? लव हार्मोन है भैया, ये लव हार्मोन। ठीक है, लव हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये स्तनधारियों में पाया जाता है, दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, या वात्सल्य हार्मोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रिनल। ठीक है, नॉरएफ्रिन और एफ्रिन होते हैं जो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस निम्नलिखित हार्मोन किस में आयोडीन होता है? तो सरल है आपके लिए।
देखिए थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाई जाती है, आयोडीन पाई जाती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है और कई रोग हो जाते हैं, जैसे क्रिटिज्म में यानी जड़ मानवता हो जाता है, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, टेस्ट्रोजन ये पुरुष रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ठीक है, यानी पुरुष जनन हार्मोन है ये टेस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, महिलाओं का फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। जो महिलाओं में मोनोपोज स्टेज होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावित होने के, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यदि स्रावित होना बंद हो जाता है तो महिलाओं में मोनोपोज स्टेज आ जाती है, उसके बाद उनमें एग बनना बंद हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल्स में पाए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। टेस्ट्रोजन मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। और किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। दूसरी बात, क्लोरोफिल की सहायता से पौधे या क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और जिससे वो अपना भोजन बनाता है, या मैं कहूं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। देखिए ट्यूमर जो है ये कैंसर का ये रूप है, लेकिन ये एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, यानी बॉडी में पूरी में फैलता नहीं है, एक ही जगह पर बड़ा होता रहता है। तो ट्यूमर की संसूचित करने में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट, सोडियम 24, C14 और फास्फोरस 32। तो देखिए ट्यूमर को संसूचित करने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार में, सोडियम 24 ये कहीं नलिकाओं में रक्त का थक्का बन जाता है उसके उपचार में, नलिकाओं में रक्त के थक्के के उपचार में, रक्त के थक्के का पता लगाना, ठीक है। C14 तो आप जानते हैं जीवाश्मों की आयु का पता लगाता है। कार्बन 14 के जरिए जीवाश्मों की आयु का पता लगा, जीवाश्मों की आयु, ठीक है, पता लगाते हैं C14 द्वारा। ठीक है, फास्फोरस 32 ये रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के उपचार में, जैसे ल्यूकेमिया कहते हैं, रक्त कैंसर के उपचार। ठीक है, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में क्या होता है, WBC की संख्या अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है WBC की संख्या, तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं या ल्यूकेमिया कहते हैं। और उसका पता फास्फोरस 32 द्वारा लगाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ट्यूमर संसूचित का प्रयुक्त करने में किस रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए इन सभी ऑप्शनों पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे ऑप्शन रख दिए हैं, जिससे इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ठीक कराएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।